टुडे वी डिस्कस आयनिक इक्विलिब्रियम। आज आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम इज सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करते थे, यहां पर हम लोग रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कोई मॉलिक्यूल होगा और उसके आयंस होंगे। अभी आयंस और मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम बनेगा, इसीलिए इस टाइप के रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आयंस सॉलिड फेज में कभी नहीं प्रोड्यूस होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं एक्वस फेज में, लिक्विड फेज में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। और आयंस इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट किसी आयनाइजिंग सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है तब वो आयंस प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स गिव आयंस इन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। Electrolytes give ions in ionizing solvent. Electrolytes ionizing solvent में ions produce करते हैं। Electrolytes are ionic compounds. ये ionic compounds होते हैं। Ionic compounds are formed by metal and non-metal. Ionic compounds metal और non-metal से मिलके बनते हैं। Metals have tendency to lose electron to gain its octet and non-metal has tendency to accept electron to gain its octet। इसलिए क्या होगा, जब मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब नॉन मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए यहां पर Na मेटल एटम है, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाएगा 2 8 और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। जैसे क्लोरीन है 2 8 7, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। Cl-2 8 8। यहां पर देखिए सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है वो क्लोरीन एटम ने उसे गेन कर लिया। अभी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल ले और कोई गेन करने वाला ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन तभी निकालेगा जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रेजेंट होगा। यहां पर जब सोडियम क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम ने पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बाद में क्लोरीन आया उसने इलेक्ट्रॉन ले गया, ऐसा नहीं होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन पर ट्रांसफर होगा। यहां पर जब सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देगा कैसे, दूर से नहीं देगा, बल्कि जब सोडियम और क्लोरीन एटम कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट में आने से क्या होगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। जब Na अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम और क्लोरीन में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये चार्जेस एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यह है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है। अभी ये जो आयनिक बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, इसीलिए आयनिक कंपाउंड हार्ड सॉलिड होते हैं, और इस बॉन्ड को सॉलिड स्टेट में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस बॉन्ड को कभी भी सॉलिड फेज में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में कभी भी आयंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आयंस के एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होगा जो आयंस को सेपरेट कर सकता हो। ऐसे सॉल्वेंट को हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं, लाइक वाटर। तो यहां पर
जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनाइजिंग सॉल्वेंट में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजिंग सॉल्वेंट में आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग आयनाइजेशन कहते हैं। NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, NaCl Na प्लस Cl माइनस, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस का मतलब है एक्सेस वाटर, जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इस प्रोसेस को, आयनिक कंपाउंड का आयनाइजेशन सॉल्ट में आयंस में ब्रेक होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन। अभी हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन देखिए कैसे होगा। आयनाइजेशन प्रोसेस देखिए कैसे होगा। आयनाइजेशन जब हम NaCl को Na प्लस Cl माइनस को एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक्वस वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहां जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होंगे। इस पोलरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा। Na प्लस की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर Cl माइनस पर हाइड्रोजन की तरफ से कलेक्शन होगा। यहां पर हाइड्रोजन की तरफ से कलेक्शन होगा। जब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट होंगे तो क्या होगा, ये आयंस दूर होने लगेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां से Na प्लस की ओर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ से क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर हाइड्रोजन की तरफ से कलेक्शन हो रहा है, यहां ऑक्सीजन की तरफ से। जब वाटर मॉलिक्यूल आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे उससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी यूज होगी आयंस को सेपरेट करने में। पहले क्या होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, Na प्लस Cl माइनस थोड़ा सा सेपरेट होंगे, फिर और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी, इनके बीच का सेपरेशन और बढ़ जाएगा और फाइनली क्या होगा, Na प्लस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे लेकिन इनका कलेक्शन ऑक्सीजन की तरफ से होगा। यहां पर Na प्लस के चारों ओर फाइनली वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे और Cl माइनस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट होंगे, लेकिन Na प्लस के चारों ओर ऑक्सीजन की तरफ से वाटर का कलेक्शन होगा और Cl माइनस के चारों ओर हाइड्रोजन की तरफ से वाटर का कलेक्शन होगा। इस फिनोमिना को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। यहां पर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन बोलते हैं और इसीलिए इसको हम लिखते हैं Na प्लस एक्वस। यहां पर एक्वस लिखने का रीजन होता है कि Na प्लस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल और Cl माइनस एक्वस लिखने का रीजन होता है Cl माइनस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर दो प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं, एक तो Na प्लस Cl माइनस सेपरेट हो रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आयंस के पास कलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आयनाइजेशन में दो प्रोसेस, लेकिन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। आयनाइजेशन हैज टू साइमल्टेनियस प्रोसेस। आयनाइजेशन में दो साइमल्टेनियस प्रोसेस एक साथ होते हैं। एक तो सेपरेशन ऑफ आयंस, सेपरेशन ऑफ आयंस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और दूसरा होता है हाइड्रेशन ऑफ आयंस।
हाइड्रेशन ऑफ आयंस मतलब आयंस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन, और हाइड्रेशन ऑफ आयन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखिए पहले क्या होगा, सेपरेशन ऑफ आयंस। सेपरेशन ऑफ आयंस में NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड से क्या होगा, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस। इस रिएक्शन में सॉलिड लैटिस से आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ये होगी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आयन सॉलिड आयनिक कंपाउंड से गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने में, गैसियस आइसोलेटेड आयंस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है लैटिस एनर्जी। ये है हमारा सेपरेशन ऑफ आयंस, ये है प्रोसेस फर्स्ट, इट इज प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस है। और दूसरा हाइड्रेशन, अभी ये गैसियस आयंस हैं Na प्लस गैस, इसको जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। एक्वस का मतलब होता है एक्सेस वाटर। जब एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रेटेड होंगे, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये है प्रोसेस 2। और इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। इससे हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये है प्रोसेस 2। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में हमें एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। प्रोसेस 2 में एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अभी देखिए, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तो हमारा आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्वेबल होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तो हमारा आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्वेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी वही हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, आयंस को सेपरेट करने में यूज। हमें पता है कि आयंस का सेपरेशन और हाइड्रेशन दोनों साथ साथ होते हैं। बोथ प्रोसेस आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। एक वाटर मॉलिक्यूल आयन की तरफ आया, थोड़ी सी एनर्जी निकली, वो एनर्जी से आयंस थोड़े से सेपरेट हुए। दो और वाटर मॉलिक्यूल आए और उससे एनर्जी निकली, थोड़ा और सेपरेशन बढ़ा। इस तरह से जब 100% हाइड्रेशन हो जाएगा तो दोनों आयंस सेपरेट हो जाएंगे। और हाइड्रेशन होने के बाद क्या होगा, आयंस सेपरेट हो जाएंगे और यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ही लैटिस एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रही है। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगी तो हमारा कंपाउंड लेस सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबल होने के लिए, आयनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें देखिए NaCl, CaCl2, AlCl3, H2SO4, H3PO4, HCl, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए पहली कैटेगरी क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी एसिड है, एसिड। और तीसरी कैटेगरी में बेस है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, आयनिक सॉल्ट होंगे या फिर एसिड होंगे और या फिर बेस होंगे। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। तो ये आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए आयनिक कंपाउंड है।
इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्ट भी एक्वस सॉल्यूशन में, आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्ट अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों ने सॉल्ट का आयनाइजेशन देखा है, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, अगर NaCl को, अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, NaCl को एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस में क्या होगा, Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। अभी एक्वस का मतलब है Na प्लस आयन वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होगा। अभी Na प्लस आयन जब वाटर के मॉलिक्यूल से घिर जाएगा तो क्या होगा, ये कभी भी Cl माइनस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। Cl माइनस भी वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा होगा, Cl माइनस कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। जब कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो फिर ये कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे। एक बार डिसोसिएशन हो गया, एक बार आयनाइजेशन हो गया तो ये फिर ये एसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आयनाइजेशन, सॉल्ट का आयनाइजेशन इरिवर्सिबल होगा। जब इरिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम बनाएगा ही नहीं। इसका मतलब सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं करेंगे। अब हम लोग एसिड और बेस में देख लेते हैं। आयनाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड वो होते हैं जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट में H प्लस आयन देते हैं, वो एसिड होते हैं। सपोज HA इज एन एसिड। अभी जब HA को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, HA को जब एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। H प्लस प्लस A माइनस को वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाइड्राइड करेंगे। तो अभी क्या होगा, A माइनस का हाइड्रेशन होगा, लेकिन हाइड्रेशन किधर से होगा, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है, H वाला एंड A माइनस की तरफ होगा। और H प्लस का भी हाइड्रेशन होता है, H प्लस भी हाइड्राइड, या तो एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्राइड होगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, या फिर दो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्राइड होगा। कितना हो जाएगा, 5O प्लस, या फिर तीन वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्राइड होगा, H7O प्लस। ये तीन फॉर्म में जो है हमारा H प्लस एग्जिस्ट कर सकता है। तो अभी देखिए यहां पर जब HA को, एसिड को हमने एक्सेस वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका आयनाइजेशन हो गया, लेकिन A माइनस H प्लस से कंबाइन भी कर सकता है क्योंकि A माइनस के कांटेक्ट में ही H प्लस है। वाटर का जो H है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो अगर A माइनस लेस स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, तो वो वाटर का H प्लस ले लेगा, और जब H प्लस ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैक हो जाएगी और रिवर्सिबल हो जाएगी। इसका मतलब इफ A माइनस इज लेस स्टेबल, अगर ये लेस स्टेबल होगा तो क्या करेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल आयनाइजेशन हो जाएगा, रिवर्सिबल आयनाइजेशन। तब ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल आयनाइजेशन। और अगर इफ A माइनस इज मोर स्टेबल, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तब क्या हो जाएगा, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा, A माइनस मोर स्टेबल होगा, तो ये H प्लस से कंबाइन नहीं करेगा। क्यों, A माइनस HA से ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल स्पीसीज अनस्टेबल में थोड़ा ना कन्वर्ट होगी, तब इसका क्या होगा, तब ये H प्लस से कंबाइन नहीं करेगा। इसका मतलब रिएक्शन कैसी रहेगी, रिएक्शन रहेगी इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिएक्शन, इसका मतलब क्या है
कि एसिड का आयनाइजेशन रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। जब रिवर्सिबल आयनाइजेशन होगा एसिड का तो उस केस में हम लोग एसिड को बोलेंगे वीक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। और जब इरिवर्सिबल आयनाइजेशन होगा, मतलब 100% एसिड आयनाइज हो जाएगा, आयनाइजेशन के बाद एसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यह है स्ट्रॉन्ग एसिड। आयनाइजेशन ऑफ बेस गिव्स OH माइनस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। तो देखिए BOH इज ए बेस, ये हमने एज्यूम किया है कि भाई BOH बेस है। जब हम लोग BOH को एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। B प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हाइड्रेशन होगा ऑक्सीजन की तरफ से, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से B प्लस के चारों ओर कलेक्ट होंगे। अभी देखिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इसीलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल B प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और OH माइनस का भी हाइड्रेशन होता है। OH माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल या फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, H3O2 माइनस या फिर कितना होगा, H5O3 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। OH माइनस का हाइड्रेशन या तो 1 वाटर मॉलिक्यूल से होगा या फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल से होगा। तो अभी देखिए यहां पर BOH B प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो, लेकिन B प्लस OH से ऐड भी हो सकता है। इस OH से ऐड नहीं होगा लेकिन वाटर का OH ले सकता है। यहां पर O की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल B प्लस को हाइड्रेटेड कर रखा है ना, तो यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल का ये ले सकता है। डिपेंड करेगा, अगर B प्लस लेस स्टेबल होगा तब OH माइनस को लेगा और ये रिएक्शन को कर देगा रिवर्सिबल। अगर B प्लस मोर स्टेबल होगा देन BOH, तो मोर स्टेबल कभी भी लेस स्टेबल में नहीं कन्वर्ट होगा। इसका मतलब B प्लस जब मोर स्टेबल होगा तब OH माइनस को नहीं लेगा। इफ B प्लस इज लेस स्टेबल, अगर B प्लस लेस स्टेबल होगा तो ये OH माइनस को ले लेगा और यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। उस केस में हम लोग बेस को बोलेंगे वीक बेस। अगर B प्लस मोर स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी इरिवर्सिबल, क्योंकि B प्लस OH माइनस को नहीं लेगा। उस केस में हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस रिवर्सिबल आयनिक आयनाइजेशन दे सकते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस का आयनाइजेशन ही रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है और रिवर्सिबल आयनाइजेशन के केस में ही आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप को, क्योंकि हम लोग यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयनाइज हो रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन इरिवर्सिबल है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन रिवर्सिबल है। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि 100% आयनाइज हो जाते हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा सॉल्ट 100% आयनाइज हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज हो रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो इरिवर्सिबल आयनाइजेशन देंगे, एक बार आयनाइजेशन हो गया उसके बाद उनके आयंस एसोसिएट नहीं होंगे, मतलब उनका आयनाइजेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जिसमें आयनाइजेशन भी होगा और आयंस फिर से एसोसिएट होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे वीक एसिड। यहाँ पर 100% आयनाइजेशन होगा, यहाँ पार्शियल आयनाइजेशन होगा। ये आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आयनाइजेशन जो है वो क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा। इसमें एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल होगा ऑल सॉल्ट्स, सारे सॉल्ट।
सारे सॉल्ट्स। दूसरा एग्जांपल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। तीसरा है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल क्या होंगे, जैसे NaOH, CaOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा। तीन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। जितने भी सॉल्ट हैं, जितना उनका अमाउंट डिसॉल्व होगा 100% आयनाइज होगा। वो उनका आयंस फिर से बैक नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों ने NaCl का एग्जांपल देखा था, Na+ और Cl- फिर से कंबाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि Na+ के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल है और Cl- के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड थे जिनका एनायन स्टेबल था। एनायन स्टेबल होगा तो वो H+ से फिर से कंबाइन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोगों ने देखा था, ऐसे बेसिस को हम लोगों ने देखा था जिसमें B+ स्टेबल था। अभी यहां पर एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल होंगे वीक एसिड। वीक एसिड में जैसे HCl, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे CH3, COOH, C2H5, COOH ऑर्गेनिक एसिड, और HF एक्सेट्रा। दूसरा इसका एग्जांपल है वीक बेस। वीक बेस में वो बेस होंगे जिनका कैटायन लेस स्टेबल होगा। जैसे इसमें एग्जांपल है NH4OH, ये वीक बेस है। एमीन्स CH3NH2, जितने भी एमीन्स होंगे, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्शरी एमीन्स, सारे एमीन्स वीक बेस होंगे। तीसरा एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, प्योर वाटर। प्योर वाटर इटसेल्फ इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यही इक्विलिब्रियम बनाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस के इक्विलिब्रियम की बात ही हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए एसिड बेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।